नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। मैं अभिषेक सुमन इस यूट्यूब सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी 2025 की परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सीरीज हमने चलाई है, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस की क्या करा रहा हूँ प्रैक्टिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले सेशन में हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड कुछ मिसलीनियस क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए थे। आज और कुछ मिसलीनियस क्वेश्चंस हैं हमारे पास हिस्ट्री के, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन की। ये सेशन बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है आपके एसएससी की परीक्षाओं के लिए, क्योंकि हम एसएससी के ही सारे के सारे क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हु वॉज द ऑथर ऑफ महाभाष्य? महाभाष्य के लेखक कौन थे? आप अच्छी तरीके से जानते हैं महाभाष्य एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका संबंध संस्कृत व्याकरण से है। और सबसे पहले ऑप्शन में दिया है बाण, यानी कि बाण भट्ट। तो आप जानते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में ही उसका दरबारी कवि बाण भट्ट हुआ करता था, और बाण भट्ट के ही द्वारा दो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी। एक कहलाती है हर्षचरित और एक कहलाती है कादंबरी। ये दोनों की दोनों पुस्तक बाण भट्ट के द्वारा लिखित है। अगले ऑप्शन में दिया है पाणिनि। तो आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में संस्कृत व्याकरण को डेवलप करने वाले ही कौन थे? पाणिनि, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी जो कहलाती है अष्टाध्यायी। पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी। उसके बाद दिया है पतंजलि। तो दोस्तों आप जानते हैं भारत का सबसे पहला ब्राह्मण वंश हुआ शुंग वंश या शुंगा डायनेस्टी। और शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी वॉज पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना की, जब उसने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके, ये उसका सेनापति हुआ करता था, बृहद्रथ की हत्या करके इसने पहले ब्राह्मण वंश की स्थापना की, शुंग वंश की, और अपनी राजधानी को विदिशा मध्य प्रदेश बनाया। और ध्यान रखेंगे पतंजलि के ही राजपुरोहित हुआ करते थे, पुष्यमित्र शुंग के ही राजपुरोहित हुआ करते थे पतंजलि। और पतंजलि के ही द्वारा वो दोनों अश्वमेघ यज्ञ करे गए या किए गए, जो कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में करवाए थे। और पतंजलि के ही द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक महाभाष्य। तो कहने का मतलब है पतंजलि ही महाभाष्य के रचनाकार माने जाते हैं। लास्ट ऑप्शन में चाणक्य दिया है, या कौटिल्य, या विष्णुगुप्त। तो हम सब जानते हैं कौटिल्य के द्वारा मौर्य प्रशासन पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी, जिसे हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। ये कहलाती है अर्थशास्त्र। इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका सब्जेक्ट पॉलिटिकल माना जाता है, राजनैतिक माना जाता है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज पतंजलि। अगला सवाल देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज सक्सीडेड द पालास ऑफ बंगाल? निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश बंगाल के पाल वंश का उत्तराधिकारी बना? दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं जब सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाने के बाद 8th सेंचुरी, या आप कह सकते हैं कि 7th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी तक उत्तर प्रदेश के कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। तो लगभग 750 ईस्वी में आप जानते हैं गोपाल नामक शासक के द्वारा ही पाल वंश की स्थापना बंगाल में की गई, जो कि लगभग 10वीं शताब्दी तक चलता रहा। और 10वीं 11वीं शताब्दी में ही पाल वंश के बाद बंगाल में शासन आया सेन डायनेस्टी या सेन वंश का। ऑप्शन में दिए हैं देवास, मौखरी और गौड़। तो आप जानते हैं जो मौखरी हुआ करते थे ये कन्नौज में शासन किया करते थे गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद। गौड़ की अगर हम बात करें तो गौड़ का शासक हुआ करता था शशांक, जो कि सम्राट हर्षवर्धन का शासन या सम्राट हर्षवर्धन का ही समकालीन हुआ करता था। लेकिन पाल वंश के बाद बंगाल में सेन राजवंश की स्थापना की गई। और आप जानते हैं कि बल्लाल सेन, सामंत सेन, लक्ष्मण सेन इसके कुछ महत्वपूर्ण शासक थे। लेकिन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने जब बंगाल अभियान किया, मोहम्मद गौरी का ये सेनापति और गुलाम हुआ करता था। इसी के द्वारा सेन वंश का अंत किया गया बंगाल में, और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट करने का काम किया। अगला सवाल। हु हैड
सियालकोट एज एज हिज कैपिटल, सियालकोट किसकी राजधानी हुआ करती थी? सबसे पहले ऑप्शन में दिया है मिनांडर यानी कि मिलिंद। आप जानते हैं कि सबसे महान इंडो ग्रीक रूलर मिनांडर को या मिलिंद को ही माना जाता है, और इसी ने पंजाब के कुछ क्षेत्र पर अधिकार करके साकल या सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। ये मिनांडर की राजधानी हुआ करते थे। ऑप्शन में डिमेट्रियस, यूक्रेटाइडस और पुष्यमित्र भी हैं। वही पुष्यमित्र शुंग की राजधानी तो विदिशा हुआ करती थी, अभी अभी हमने बात की। डिमेट्रियस फर्स्ट इंडो ग्रीक्स का ही सबसे पहला रूलर माना जाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे मेनांडर की राजधानी सियालकोट हुआ करती थी। और आप जानते हैं वर्तमान में सियालकोट कहां पर है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट, अगला सवाल। टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वर दी वातापी चालुक्य ट्रिब्यूटरी प्रिंसेस? वातापी चालुक्य निम्नलिखित में से किस राजवंश के सहायक राजकुमार थे? पिछले सेशन में भी हमने ये सेम क्वेश्चन पढ़ा था, यानी कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन के बारे में हमने पहले भी बात की थी। आपको आपसे पूछा गया है कि वातापी या बादामी के जो चालुक्य वंश के राजकुमार थे वो पहले किसके सहायक राजकुमार या किसके अधीन हुआ करते थे? तो हम सब जानते हैं कि दक्षिण भारत में कर्नाटक के बीजापुर के ही पास बादामी या वातापी के चालुक्यों का शासन रहा। और ध्यान रखेंगे ये इनिशियली कदम्ब राजवंश के ही क्या हुआ करते थे? अधीन हुआ करते थे। यहां पर उल्टा लिखा है, आप इसको पल्लव कर लीजिए और इसको कदम्ब कर लीजिए। तो ये कदम्ब राज्य के ही या कदम्ब शासकों, कदम्ब साम्राज्य के ही इनिशियली अधीन हुआ करते थे। अगला सवाल। Which of the following pairs of locations are famous for Buddhist railings and gateways? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल युग्म बौद्ध रेलिंग और प्रवेश द्वार के लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले दिया है बरहुत एंड अमरावती। दोनों की ही जगह पर प्रसिद्ध स्तूप है। एक बरहुत स्तूप कहलाता है और एक अमरावती स्तूप कहलाता है। अगला है पटना एंड राजगीर, पारसनाथ एंड अजंता या सारनाथ और कुशीनगर। तो दोस्तों हम सब जानते हैं राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वो दोनों के दोनों स्तूप जो बौद्ध रेलिंग और प्रवेश द्वार के लिए प्रसिद्ध हैं वो बरहुत और अमरावती स्तूप कहलाते हैं। अगर हम बरहुत स्तूप की बात करें तो आप जानते होंगे ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के सतना में। और अगर अमरावती स्तूप की बात करें तो आप जानते हैं अमरावती स्तूप कहां पर है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, वहीं पर है ये बौद्ध स्तूप जो कि बौद्ध रेलिंग और गेटवेज के लिए फेमस है। नेक्स्ट, अगला सवाल देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डेटेड फोर्ट इन इंडिया? भारत का सबसे प्राचीन किला निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन है कांगड़ा का किला, मेहरानगढ़ का किला, श्रीरंगपट्टनम का किला या गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा का किला जो कि हैदराबाद में है, श्रीरंगपट्टनम कभी मैसूर राज्य की राजधानी हुआ करती थी। आप जानते हैं कांगड़ा फोर्ट इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट फोर्ट अमंग ऑल। इनमें से ओल्डेस्ट फोर्ट माना जाता है कांगड़ा का किला या कांगड़ा फोर्ट। और ध्यान रखेंगे कांगड़ा फोर्ट का निर्माण एक शासक के द्वारा करवाया गया था जिसे हम सुशर्मा चंद के नाम से जानते हैं। सुशर्मा चंद नाम का एक राजा, इसी ने कांगड़ा के किले का निर्माण करवाया था। और ध्यान रखेंगे ये कटोच वंश का राजा हुआ करता था। दोस्तों आप जानते हैं वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का जिला है कांगड़ा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर है कांगड़ा फोर्ट। और ध्यान रखेंगे ये वही स्थान है जहां पर कभी 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी का भी आक्रमण हुआ था। महमूद गजनवी इन्वेडेड एंड लूटेड कांगड़ा फोर्ट।
1009 ईस्वी में भाई जब महमूद गजनवी, आप जानते हैं 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। इन 17 आक्रमणों में ही उसने 1009 ईस्वी में कांगड़ा के ही किले पर आक्रमण करके वहां पर लूटपाट की थी। ये बात 1009 ईस्वी की है। अगला सवाल, बृहत संहिता वॉज द ट्रेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। आपसे पूछा है बृहत संहिता निम्नलिखित में से किस विषय का ग्रंथ है। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो बृहत संहिता नामक पुस्तक है इसे किसके द्वारा लिखा गया था। दैट वॉज रिटन बाय वराह मिहिर। एंड हु वॉज वराह मिहिर, नाम सुना होगा आपने वराह मिहिर का। गुप्ता पीरियड में, गुप्त काल में, पिछले सेशन में भी मैंने आपको लिखवाया था कि गुप्त काल में, गुप्ता पीरियड में सबसे महान राजा हुआ चंद्रगुप्त सेकंड, और चंद्रगुप्त सेकंड के ही दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। उसी के नवरत्नों में से एक वराह मिहिर भी हुआ करते थे। और ये जो वराह मिहिर थे ये एक महान एस्ट्रोनॉमर माने जाते हैं, ये एक महान खगोल शास्त्री माने जाते हैं। अब क्योंकि वराह मिहिर एक खगोल शास्त्री माने जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है इस पुस्तक का संबंध किससे होगा, एस्ट्रोनॉमी से या खगोल शास्त्र से। वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई है वृहत संहिता, और एक पुस्तक और लिखी है इन्होंने पंच सिद्धांतिका। यहां पर तो वृहत संहिता पूछी गई है, हो सकता है आपके एग्जाम में पंच सिद्धांतिका पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखेंगे पंच सिद्धांतिका पुस्तक भी वराह मिहिर के ही द्वारा लिखी गई है। पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक और वृहत संहिता नामक पुस्तक दोनों की दोनों वराह मिहिर के द्वारा लिखित पुस्तक मानी जाती है। अगला सवाल, विच रूलर ऑफ द चहमान डायनेस्टी मेड अजमेर हिज कैपिटल। चहमान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों आप जानते हैं चहमान वंश, जिसे हम चौहान डायनेस्टी या चौहान वंश के नाम से भी जानते हैं, और अगर हम चौहान डायनेस्टी की बात करें तो आप जानते हैं कि चौहान डायनेस्टी का जो शासन था वो कहां पर हुआ करता था, दिल्ली, अजमेर और राजस्थान का सांभर। और सांभर के ही, और माफ कीजिए अजमेर के ही पास एक जगह हुआ करती थी जो कहलाती थी शाकंबरी। यही शाकंबरी चौहान राजवंश की कैपिटल हुआ करती थी। लेकिन इसी वंश का एक राजा हुआ जिसे हम जानते हैं अजय राज के नाम से। इसी अजय राज के द्वारा एक शहर बसाया गया शाकंबरी के ही निकट, जिसका नाम रखा गया अजमेर। और सवाल क्या है कि चहमान वंश के किस राजा ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। ही वॉज अजय राज, क्योंकि अजय राज के ही द्वारा बसाया गया था अजमेर शहर, जो कि वर्तमान में राजस्थान में है। फेमस है अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो, एन एपिक पोयम अबाउट द लाइफ ऑफ द 12th सेंचुरी इंडियन किंग पृथ्वीराज चौहान वॉज रिटन बाय। चौहान वंश का ही सबसे प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय हुआ। 12वीं शताब्दी में या 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। तो हम सब जानते हैं पृथ्वीराज चौहान का ही दरबारी कवि, कोर्ट पोइट हुआ करता था चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई के ही द्वारा एक महाकाव्य लिखा गया जो पृथ्वीराज रासो कहलाता है। और पृथ्वीराज रासो से ही हमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई लड़ाइयों के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी सोर्स से, पृथ्वीराज रासो से ही हमें ये जानकारी मिलती है कि अंधे पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण चलाकर मोहम्मद गौरी को मारा था। कहां पर, गजनी में, जब वहां पर राजकीय खेलों का आयोजन किया जा रहा था, शब्दभेदी बाण से ही उसने मोहम्मद गौरी की हत्या की थी। इसके बाद दिया है बाण भट्ट, जो कि सम्राट हर्षवर्धन का दरबारी कवि हुआ करता था। भारवी और अश्वघोष, अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखी है, और हम पहले भी सेशन में पढ़ चुके हैं कि ये कुषाण वंश के सबसे महान राजा कनिष्क का दरबारी कवि हुआ करता था अश्वघोष। नेक्स्ट,
सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल इन बंगाल डेपिक्ट्स द आर्किटेक्चर ऑफ विच डायनेस्टी? बंगाल में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? अब सबसे पहले दिया है पाल डायनेस्टी या पाल राजवंश। तो हम सब जानते हैं जितने भी ऑप्शंस यहां पर दिए हैं, हुसैन शाही डायनेस्टी हो, चाहे चालुक्य राजवंश हो या शुंग राजवंश, इन सारे के सारे राजवंशों में केवल एक ही राजवंश है जिसका शासन बंगाल में हुआ करता था, वो है बंगाल का पाल वंश, जिसकी स्थापना या जिसका संस्थापक गोपाल नामक शासक को माना जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, बंगाल का जो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, वो भी हमें किसकी वास्तुकला को दर्शाता है? पाल राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है। अगला सवाल नेक्स्ट, मालविकाग्निमित्रम अ ड्रामा ऑफ द 5th सेंचुरी सीई वॉज रिटन बाय, 5वीं शताब्दी ईस्वी का एक नाटक मालविकाग्निमित्रम किसके द्वारा रचा गया था? तो दोस्तों, भारत का सबसे पहला ब्राह्मण वंश हुआ शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इसी पुष्यमित्र शुंग का पुत्र और अगला राजा बना अग्निमित्र शुंग, और इसी अग्निमित्र शुंग की ही एक प्रेमिका हुआ करती थी जिसका नाम था मालविका। इसी मालविका और अग्निमित्र शुंग की लव स्टोरी को एक नाटक, एक ड्रामा के रूप में महाकवि कालिदास के द्वारा गुप्त काल में लिखा गया था। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कालिदास। और आप जानते हैं कालिदास को ही क्या कहा जाता है? इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं महाकवि कालिदास। और आप जानते हैं कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के ही दरबार में जो नवरत्न हुआ करते थे उसमें से एक हुआ करते थे। और महाकवि कालिदास ने ना सिर्फ मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, विक्रम वंशियम, ये सारी की सारी पुस्तकें किसने लिखी हैं? महाकवि कालिदास ने लिखी हैं। और मालविका अग्निमित्रम एक नाटक है जो कि अग्निमित्र शुंग और मालविका की प्रेम कहानी है। वर्ष 2016 यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया था। सवाल क्या था? भारत के इतिहास के सबसे पहले ब्राह्मण वंश के संस्थापक के पुत्र की लव स्टोरी का नाम क्या था? तो भारत का पहला ब्राह्मण वंश शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र शुंग की प्रेम कहानी मालविकाग्निमित्रम, जिसको महाकवि कालिदास के द्वारा 5th सेंचुरी में लिखा गया था, गुप्त काल में, गुप्ता पीरियड में। अगला सवाल, द स्टार शेप्ड टेम्पल्स वर बिल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ तारानुमा मंदिर। स्टार शेप्ड टेम्पल्स किसके शासनकाल के दौरान बनाए गए थे? ऑप्शंस है होयसल, चालुक्य, बादामी या चोल। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो ध्यान रखेंगे, तारानुमा मंदिर या स्टार शेप्ड टेम्पल्स का निर्माण होयसल साम्राज्य के राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। और ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण होयसल राजवंश के ही राजा वीर सोमेश्वर के द्वारा किया गया था या करवाया गया था। वीर सोमेश्वर वो शासक था होयसल साम्राज्य का, होयसल राज्य का, जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में संगम वंश का पहला राजा हुआ हरिहर प्रथम। और हरिहर और बुक्का ने ही अपने शासनकाल में होयसल राज्य को जीतकर उसे विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। ये बेसिकली कर्नाटका में है। विजयनगर साम्राज्य हो या बादामी के चालुक्य हो, इन सब का शासन कर्नाटका में रहा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ द हिंदू शाही किंगडम? निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? आप जानते होंगे काबुल घाटी में ही हुआ करता था हिंदू शाही वंश या हिंदू शाही डायनेस्टी, जिनकी राजधानी वह हिंद नामक स्थान हुआ करती थी।
ऑप्शन दिए हैं श्रीनगर, लाहौर, वहिंद या मुल्तान। और ध्यान रखेंगे इसी हिंदू शाही डायनेस्टी का एक प्रसिद्ध शासक हुआ। भाई, हिंदू शाही वंश की स्थापना किसने की थी? द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज अ रूलर नेम्ड कल्लार। कल्लर या कल्लार नामक शासक ने इसकी स्थापना की थी। इसका एक प्रसिद्ध शासक, इसका एक फेमस रूलर हुआ जिसका नाम था जयपाल। और आपको याद होगा महमूद गजनवी ने भारत में आकर सबसे पहले हराया ही किसको था? हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल को हराया था, जब उसने 1001 ईस्वी में लड़ा बैटल ऑफ वहिंद, वहिंद का युद्ध। इसी वहिंद के युद्ध में महमूद गजनवी डिफीटेड जयपाल। और उसके बाद 1008 ईस्वी में जयपाल महमूद गजनवी से हार गया और जयपाल ने आत्महत्या कर ली। जयपाल की आत्महत्या कर लेने के बाद उसका बेटा आनंदपाल अगला शासक बना और 1008 ईस्वी में हुआ सेकंड बैटल ऑफ वहिंद, वहिंद का दूसरा युद्ध। और इसी सेकंड बैटल ऑफ वहिंद में महमूद गजनवी ने अब किसको हराया? आनंदपाल को हराया। ये उसी हिंदू शाही वंश की बात हो रही है। इसकी राजधानी वहिंद हुआ करती थी, इसीलिए वहिंद में 2 युद्धों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, अगला सवाल। द गढ़वाल्स रूल्ड ओवर विच रीजन ऑफ इंडिया? गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? ऑप्शंस हैं अजमेर, मालवा, कन्नौज या पाटन। तो हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ही शासन किया करते थे गढ़वाल शासक, कन्नौज का गढ़वाल वंश। इसकी स्थापना चंद्रदेव नामक शासक के द्वारा की गई थी। इसका संस्थापक था चंद्रदेव। बट द लास्ट रूलर एंड द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज राजा जयचंद्र। इस वंश का अंतिम राजा राजा जयचंद्र हुआ था, जो कि इतिहास में राजा जयचंद के नाम से प्रसिद्ध है। इसी राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता हुआ करती थी, जिससे प्रेम किया करता था और विवाह करना चाहता था पृथ्वीराज चौहान। इसीलिए जब राजा जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित करवाया तो सभी शासकों को आमंत्रित किया, लेकिन नहीं बुलाया पृथ्वीराज चौहान को। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज में जाकर भरे स्वयंवर से संयोगिता को अगवा कर लिया और उसके साथ विवाह कर लिया। इसी बात से नाराज हुआ राजा जयचंद और यही कारण है कि इस राजा जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी की मदद की। ही हेल्प्ड मोहम्मद गौरी इन 1192 इन सेकंड बैटल ऑफ तराइन। जब तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, क्योंकि राजा जयचंद मदद कर रहा था मोहम्मद गौरी की। लेकिन ये राजा जयचंद खुद मोहम्मद गौरी का शिकार हुआ 1194 में, जब लड़ा गया बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध। और इसी चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी डिफीटेड एंड किल्ड राजा जयचंद। इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को पराजित करके उसकी हत्या कर दी और समाप्त कर दिया गढ़वाल डायनेस्टी या गढ़वाल राजवंश को, जो कि उत्तर प्रदेश के कभी कन्नौज में शासन किया करते थे। अगला सवाल। अलवार्स वर द डिवोटीज ऑफ विच साउथ इंडियन कल्ट? अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो आप जानते हैं कि दक्षिण भारतीय संतों को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक नयनार और एक अलवार। तो जो नयनार संत हुआ करते थे वो शिव के उपासक हुआ करते थे, और जो अलवार संत हुआ करते थे वो वैष्णविज्म या वैष्णव धर्म के उपासक थे। राइट आंसर इज वैष्णविज्म। नेक्स्ट। इन द मिडिल ऑफ विच सेंचुरी डिड द अरब ट्रेवलर्स सुलेमान विजिटेड इंडिया? अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य में भारत आया था? ऑप्शन है 15th, 9th, 11th या 6th। इसका आगमन 9th सेंचुरी में हुआ था, 9वीं शताब्दी में। अगला,
The rulers of which of the following Rajput dynasties patronized Jainism, and one of them is reported to have accepted Jainism under the influence of a Jain scholar Hemchandra. निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था? और जिनमें से एक जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है। तो याद कीजिए, पिछले सेशन में हमने बात की थी गुजरात के अनहिलवाड़ के चालुक्य वंश की, जिसका प्रमुख शासक भीम प्रथम और फिर बाद में भीम द्वितीय हुआ करते थे। मैंने आपको बताया था कि गुजरात के चालुक्यों ने जैन धर्म का संरक्षण किया। ये राजपूत शासक थे, लेकिन इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया और भीम प्रथम का ही एक सामंत जिसका नाम विमल शाह था, उसने ही राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। इसका मतलब राइट आंसर होगा चालुक्य राजवंश, जिन्हें गुजरात में सोलंकी वंश भी कहा जाता है, जो कि सोलंकी डायनेस्टी या सोलंकी वंश भी कहलाता है। अगला सवाल, आल्हा एंड उदल हु गेव स्टिफ रेजिस्टेंस टू द एनिमी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत स्टेट्स? आल्हा और उदल जिन्होंने दुश्मनों को जबरदस्त प्रतिरोध दिया, निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य से संबंधित थे? जब भी आल्हा और उदल की कहानी आती है तो हम बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की, क्योंकि आप जानते हैं आल्हा और उदल मुख्य रूप से बुंदेलखंडी और अवधी भाषा में ही होते हैं और इनका संबंध बुंदेलखंड के ही किसी राजवंश से होगा। तो बुंदेलखंड या जेजाक भुक्ति में शासन रहा किसका? चंदेलों का। परमार तो मालवा में शासन किया करते थे ना, गढ़वाल कन्नौज में शासन किया करते थे। कलचूरी राजवंश का संबंध भी बुंदेलखंड से नहीं है, इसका मतलब राइट आंसर होगा चंदेल राजवंश। अगला सवाल, द पाला डायनेस्टी रूलर्स वर प्राइमरीली पैट्रन्स ऑफ विच रिलीजियन? पाल वंश के शासक मुख्यतः किस धर्म के संरक्षक थे? तो हम सब जानते हैं ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और पाल वंश का ही एक प्रसिद्ध शासक हुआ जिसे हम धर्मपाल के नाम से जानते हैं। तो आप जानते हैं कि धर्मपाल ने ही तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई थी, जो कि बौद्ध शिक्षा से ही संबंधित थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा के बाद दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय वर्तमान भारत का माना जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, अगला, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द प्ले मृच्छकटिका या मृच्छकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? ऑप्शंस है कालिदास, अमर सिंह, शूद्रक या भास। तो हम सब जानते हैं मृच्छकटिका नाटक शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। कालिदास और अमर सिंह दोनों ही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम है, तो अमर सिंह ने क्या लिखा है? अमरकोश नामक ग्रंथ लिखा है। द अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि इज अ रिनाउंड वर्क ऑन डैश। पाणिनि की अष्टाध्यायी डैश पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। मौर्य प्रशासन पर, गुप्त काल के प्रशासन पर, मेडिसिन पर या संस्कृत ग्रामर या संस्कृत व्याकरण। तो हम सब जानते हैं पाणिनि ही वो पहले व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने डेवलप किया है किसको? संस्कृत व्याकरण को। तो अष्टाध्यायी नामक पुस्तक जो है वो संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। अगला सवाल, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ द शुंगा डायनेस्टी? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप जानते हैं शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की, उसके बाद अग्निमित्र शुंग आया, उसके बाद भालभद्र भी आया, लेकिन लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज देवभूति। देवभूति का ही एक सचिव हुआ करता था जिसका नाम वासुदेव था। इसी ने देवभूति की हत्या करके मगध में कण्वा डायनेस्टी या कर्ण वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रतिहार किंग्स वाज राजशेखरा द फेमस पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट द कोर्ट पोएट?
प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? क्वेश्चन नंबर 23। तो हम सब जानते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की अगर हम बात करें तो इन्होंने कन्नौज में शासन किया, तब शासन किया जब कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष इन्होंने जीता। और ध्यान रखेंगे प्रतिहारों का ही एक शासक था जिसका नाम महेंद्रपाल था, जिसका शासनकाल लगभग 885 से लेकर 910 ईस्वी तक रहा। इसी के शासनकाल में इसका दरबारी कवि और नाटककार राजशेखर हुआ करता था। राइट आंसर इज महेंद्रपाल। नेक्स्ट, हु वर द फर्स्ट टू मेक लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स? ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाले सर्वप्रथम कौन थे? ये तो आप जानते हैं, आंध्र सातवाहना डायनेस्टी, आंध्र सातवाहन वंश, जिनकी राजधानी, जिनकी कैपिटल महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान नामक स्थान हुआ करती थी, और आंध्रा में अमरावती। सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक नामक शासक ने की थी, और इस वंश का सबसे महान राजा, ग्रेटेस्ट रूलर किसे माना जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। गौतमी पुत्र सातकर्णी का शासनकाल लगभग 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक रहा। और आप जानते हैं सातवाहनों के ही समय में ऐसे 3 महत्वपूर्ण काम हुए जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। जैसे एक पूछ लिया गया, सातवाहन ही भारत के इतिहास के सबसे पहले शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान करने की शुरुआत की। सबसे पहले सातवाहन। सातवाहन ही वो शासक थे जिन्होंने भारत के इतिहास में सबसे पहले सीसे के सिक्के चलवाए, ये भी सातवाहनों ने किया। और सातवाहन ही वो शासक थे जो अपने या इसके शासक नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाया करते थे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, नाम से पहले पिता का नहीं बल्कि माता का नाम लगाने की प्रथा सबसे पहले सातवाहनों ने ही शुरू की थी। इसलिए इसका सही उत्तर भी क्या होगा? सातवाहन्स। अगला सवाल, ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पल्लवास हुएन सैंग विजिटेड द पल्लव कैपिटल कांची? निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुएन सांग ने पल्लवों की राजधानी कांची का भ्रमण किया था? पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी कांचीपुरम या कांची। और ध्यान रखेंगे पल्लवों का ही एक महान राजा हुआ जिसे हम नरसिंह वर्मन प्रथम के नाम से जानते हैं। इसी के शासनकाल में फेमस चाइनीज ट्रैवलर हुएन सैंग विजिटेड कांची। हुएन सांग जो कि एक प्रसिद्ध चीनी यात्री माना जाता है। आप जानते हैं सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में लगभग 629 ईस्वी में यह भारत आया था। पहले नालंदा विश्वविद्यालय से इसने बौद्ध शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय में ही इसने पढ़ाया भी, इसमें इसने टीचिंग भी की वहां पर। और ऐसा कहते हैं कि लगभग 17-18 वर्ष तक ये भारत में रहा। हुएनसांग के ही द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है जो कहलाती है सी यू की। और इसने नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ही कांची की यात्रा भी की थी। ये दक्षिण भारत भी गया था। नेक्स्ट, द रामपुरवा bull that was a part of the Mauryan pillar found in Rampurwa, Bihar is now placed at रामपुरवा बुल जो कि बिहार के रामपुरवा में पाए गए एक मौर्य स्तंभ का हिस्सा था को अब डैश में रखा गया है। दोस्तों आप जानते हैं जब हम अशोक के अभिलेखों के बारे में बात करते हैं और जब हम अशोक के मेजर पिलर एडिक्ट्स की बात करते हैं या दीर्घ स्तंभों की बात करते हैं तो बिहार के रामपुरवा से हमें 2 स्तंभ प्राप्त हुए हैं, एक लेख युक्त और लेख विहीन। और आप जानते होंगे ये रामपुरवा स्तंभ अब बिहार में नहीं है, इसको दिल्ली के राष्ट्रपति भवन जो कि पहले वायसराय हाउस कहलाता था, इसे वहां पर स्थानांतरित करवाया गया था।
भारत के वाइसरायों के रहने के लिए ही वाइसराय हाउस का निर्माण करवाया गया था। जब 1911 में तीसरे दिल्ली दरबार के दौरान जॉर्ज पंचम की ताजपोशी हुई तो भारत का वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड हुआ करता था। उसी के द्वारा एक ऐतिहासिक घोषणा की गई कि अब भारत की नई राजधानी होगी दिल्ली। 1 अप्रैल 1912 से दिल्ली भारत की राजधानी बनी और आप जानते हैं कि एडविन लुटियंस के ही द्वारा डिजाइन किया गया न्यू दिल्ली को। और ये सारे के सारे जो भवन है, चाहे वो वाइसराय हाउस ही क्यों ना हो, वो एडविन लुटियंस के ही द्वारा क्या किया गया, डिजाइन। 1931 में वाइसराय हाउस बनकर तैयार हुआ। लॉर्ड इरविन वो भारत का पहला वाइसराय था जो कि वाइसराय हाउस में जाकर रहा और उसमें प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कहलाते हैं महात्मा गांधी, क्योंकि वो इरविन के साथ ही एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति भवन या वाइसराय हाउस गए थे 5 मार्च 1931 में, जब गांधी इरविन पैक्ट पर साइन हुए थे, जिसे हम दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब अशोक के काल से लेकर हमने बात कर ली गांधी जी के काल तक। एक ही कॉन्सेप्ट में ढेरों सवाल छुपे हैं। अगला सवाल, Who among the following was the last पल्लवा किंग? इनमें से अंतिम पल्लव राजा कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम? जी नहीं। अपराजित वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम या सिंह विष्णु? भाई सिंह विष्णु तो संस्थापक था। अपराजित वर्मन इज कंसिडर्ड एज द लास्ट रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टी। पल्लवों के ही सामंत हुआ करते थे और आप जानते हैं पल्लवों से ही स्वतंत्र होकर महान चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, द कंदारिया महादेव टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 999 AD by the धंगदेव ऑफ डैश डायनेस्टी। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में डैश वंश के राजा धंगदेव के द्वारा करवाया गया था। आपको बताना है राजा धंग या राजा धंगदेव किस वंश का राजा हुआ करता था। तो हम सब जानते हैं जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड के राजवंश चंदेल राजवंश का सबसे महान राजा ही किसको माना जाता है? धंग को या धंगदेव को। इसी के द्वारा कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। In the mid-8th century, Danti Durg, a Rashtrakoot chief, overthrew his Chalukya overlord, performed a ritual literally called a dash. 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया था जिसे शाब्दिक रूप से डैश कहा जाता है। अब दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दक्षिण के चालुक्यों की शक्ति कमजोर हुई तो उसी का फायदा उठाया दंती दुर्ग ने और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और स्थापना करके एक आवाहन करवाया जिसे कहा गया प्रार्थना सभा, हिरण्य गर्भ, घुड़सवारी या सहायक गठबंधन। उसे गोल्डन वूम्ब यानी कि हिरण्य गर्भ कहा गया। नेक्स्ट, द एम्बलम ऑफ द चेरा डायनेस्टी दैट कंट्रोल्ड द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ केरला एंड द कोंगू रीजन ऑफ तमिलनाडु वाज। केरल के मध्य और उत्तरी भागों में तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले चेर राजवंश का प्रतीक क्या था? संगम पीरियड याद होगा आपको। प्राचीन इतिहास में जो संगम युग है, जो संगम पीरियड है, उसमें 3 राजवंशों के बारे में बात की गई है और वो कौन कौन से हैं? चेर, चोल और पांड्य। चेरों की बात करें क्योंकि यहां पर चेरों के बारे में ही पूछा गया है तो ध्यान रखेंगे चेरों की जो एम्बलम राजकीय चिन्ह हुआ करता था वो धनुष और बाण हुआ करता था। अब जरूरी नहीं है ना कि आपसे भी एग्जाम में चेरों का पूछे, हो सकता है चोल का पूछ ले, बाघ, टाइगर, और पांड्य मछली, फिश। तो फिश ऑप्शन में दिया हुआ है, बाघ भी दिया हुआ है, धनुष और बाण भी दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए चेरों का तो बो एंड एरो, धनुष और बाण है, लेकिन मछली पांड्यों का और बाघ चोलों का राजकीय चिन्ह हुआ करता था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी?
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियों का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31। ऑप्शंस है सांख्य, योग, न्याय और द्रविड़। तो हम सब जानते हैं सांख्य दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन तीनों के तीनों इंडियन फिलोसफी के पार्ट माने जाते हैं, लेकिन नहीं माना जाता है द्रविड़, क्योंकि द्रविड़ एक आर्ट है, द्रविड़ एक शैली है जिसको दक्षिण भारतीय शैली माना जाता है। नेक्स्ट, अगला सवाल देखें। द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट वॉज डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अमरावती कला शैली डैश के संरक्षण में विकसित की गई थी। पिछले सेशन में भी हमने इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी। अमरावती आंध्र सातवाहन वंश की राजधानी हुआ करती थी और सातवाहनों के ही संरक्षण में ये डेवलप हुई थी, ये फली फूली थी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सातवाहन्स। इसका सही उत्तर सातवाहन होगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस रूलर ऑफ द पांड्य डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के पांड्य वंश का एक प्रसिद्ध शासक था? पहले ऑप्शन में है नेदुंज चेलियन द्वितीय, अगला है करिकाल, अशोक या निजाम शाह। ही वॉज नेदुंजेलियन द्वितीय। नेदुंजेलियन सेकंड को ही माना जाता है पांड्य डायनेस्टी का रूलर। नेक्स्ट, संगम पोएम्स मेंशन अ तमिल वर्ड मुवेंदर या मुवेंदार विच मीन्स डैश। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुवेंदार की रचना मिलती है जिसका अर्थ इनमें से क्या है? आपको बताना है कि मुवेंदार का मतलब यहां पर किससे है। तो तमिल साहित्य की कविताओं में ध्यान रखेंगे मुवेंदार, तीन कर तीन बंदर कहा, तीन मुखिया या तीन घोड़े, ये 3 चीफ्स, 3 मुखिया को कहा गया है। नेक्स्ट, द टर्म कम्मकार इन एंशियंट टाइम्स इज रिलेटेड टू डैश। प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध डैश से था? सबसे पहले है लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, भूमिहीन खेतीहार मजदूरों को ही क्या कहा जाता था? कम्मकार कहा जाता था। एनसीईआरटी की हिस्ट्री की किताब, छठी क्लास की किताब में भी इसका वर्णन किया गया है, इसे मेंशन किया गया है। जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हुआ करते थे उन्हीं को कम्मकार कहा जाता था प्राचीन टाइम्स में या एंशिएंट टाइम्स में। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग गेव अप हिज ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड टुक टू आर्म्स सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड अ किंगडम इन कर्नाटका? निम्नलिखित में से किसने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और कर्नाटक में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया? वासुदेव कन्वा। वासुदेव कन्व ने तो मगध में ही कन्व वंश की स्थापना की थी। गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र, इसने तो कन्नौज में प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने तो मौर्य साम्राज्य को समाप्त करके शुंग वंश की स्थापना की थी, राजधानी विदिशा को बनाया था। लास्ट में है कदम्ब मयूर शर्मण। जी हाँ, कदम्ब मयूर शर्मण जो कि पहले एक संत हुआ करते थे, इन्होंने ही शस्त्र उठाए और संघर्ष करके कर्नाटक के कदम्ब राजवंश की स्थापना की। और हमने पढ़ा है कि कदम्ब वंश के ही राजाओं के अधीन हुआ करते थे इनिशियली चालुक्यास, लेकिन जब कदम्ब राजवंश कमजोर हुआ तो सत्ता स्थापित कर ली चालुक्यों ने, जो कहलाए बादामी या वातापी के चालुक्य। नेक्स्ट, रवि कीर्ति वॉज द कोर्ट पॉइंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूलर्स? रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? हम सब जानते हैं चालुक्य वंश का महान राजा पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय
का ही कोट पोएट रवि कीर्ति हुआ करता था, जिसने पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति लिखी है, जिसके बारे में हमें जानकारी एहोल इंस्क्रिप्शन या एहोल अभिलेख से मिलती है। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द कनवा डायनेस्टी? कण्व वंश का संस्थापक कौन था? नारायण कनवा, सुशर्मन, वासुदेव या देवभूति? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, वासुदेव कनवा के द्वारा ही कर्ण वंश की स्थापना की गई थी। सुशर्मा या सुशर्मन तो इसका लास्ट रूलर था। देवभूति शुंग वंश का अंतिम राजा था। और नारायण कनवा वंश का ही था या कनवा डायनेस्टी का ही था, लेकिन वासुदेव ने इसकी स्थापना की थी। अगला सवाल, द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज बिल्ड द खजुराहो टेम्पल्स बिटवीन 950 टू 1050 एडी इन सेंट्रल इंडिया? निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया? तो आप जानते हैं खजुराहो, बुंदेलखंड या जेजाक भुक्ति में शासन किसने किया? चंदेल राजवंश ने। गुर्जर प्रतिहार कन्नौज में शासन करते थे, राष्ट्रकूट दक्कन में और पाल बंगाल में। लेकिन यहां पर मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिरों के बारे में बात हुई है, ये चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था। चंदेलों का ही एक राजा था, नाम सुना होगा शायद आपने, विद्याधर चंदेल या जिसको गंड चंदेल भी कहते हैं। एकमात्र शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, विद्याधर चंदेल वंश का ही माना जाता है। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड अमोघ वर्ष राइट कवि राजमार्ग? निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग की रचना की थी? ऑप्शंस है तमिल, संस्कृत, कन्नड़ या तेलुगु। तो ध्यान रखेंगे, कवि राजमार्ग अमोघ वर्ष की एक प्रसिद्ध कन्नड़ रचना है, कन्नड़ भाषा में। अगला, विच किंग ऑफ द पाल डायनेस्टी डिफीटेड इंदिरा युद्ध एंड मेड चक्र युद्ध एज द रूलर ऑफ कन्नौज? पाल वंश के किस राजा ने इंद्रयुद्ध को हराकर चक्रयुद्ध को कन्नौज का शासक बनाया था? ध्यान रखेंगे, ये वही शासक है जिसके समय में कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था, यानी कि धर्मपाल। जब कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ, उस समय पाल वंश का राजा धर्मपाल हुआ करता था, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक वत्सराज हुआ करता था, और उधर राष्ट्रकूटों का शासक ध्रुव हुआ करता था। अगला सवाल, मुक्तेश्वर टेम्पल is the 10th century Hindu temple dedicated to Shiva located in dash? मुक्तेश्वर मंदिर 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है जो शिव को समर्पित है, ये कहां पर स्थित है? ध्यान रखेंगे, मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा में स्थित है। क्वीन रुद्रमा देवी बिलोंग टू विच डायनेस्टी ऑफ इंडिया? याद कीजिए, तेलंगाना के वारंगल के काकातीय वंश की शासक रुद्रमा देवी जैसे दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान मानी जाती है, वैसे ही दक्षिण भारत की एकमात्र महिला शासक रुद्रमा देवी को माना जाता है, जो कि काकातीय राजवंश की शासक हुआ करती थी। ये शासन किया करते थे वारंगल में। आपको याद होगा, जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियान शुरू किया था तो मलिक काफूर को दक्षिण भारत अभियान पर भेजा था। उसने दक्षिण भारत के काकातीय वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव को ही आत्मसमर्पण करवाकर उसे कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। और ऐतिहासिक सोर्सेज से हमें जानकारी मिलती है कि काकातीय वंश के राजाओं ने ही सबसे पहले गोलकुंडा की खदानों से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को निकाला था। विच प्लेस हैड द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग the flood water of the Ganga river in the 1st century BC? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी के बाढ़ के पानी को प्रवाहित करने वाली जल संचयन प्रणाली किस स्थान पर थी? ऑप्शंस दिए हैं कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर या श्रृंगवेरपुर। तो आप जानते हैं सारे के सारे ही स्थान उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर इज श्रृंगवेरपुर, जो कि प्रयागराज के समीप है। Next, which state of India was ruled by the
निंगथौजा डायनेस्टी, भारत के किस राज्य में निंगथौजा वंश का शासन था? बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, एमटीएस में पूछे जाने लायक तो नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दैट वाज अ फेमस डायनेस्टी ऑफ मणिपुर। लेकिन बहुत ही रेयर किताबों में आपको इसका नाम का भी उल्लेख मिलेगा, सामान्य इतिहास की किताबों में तो आपको इस राजवंश का नाम भी नहीं मिलेगा। द केव्स ऑफ एलिफेंटा आर predominantly dedicated to which of the following deities? एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो आप जानते होंगे त्रिमुखी शिव की मूर्ति जो कि चट्टानों को काटकर बनाई गई है, वही एलिफेंटा केव्स कहलाती है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स विल यू फाइंड गोपुरम्स? निम्नलिखित मंदिरों में से कहां गोपुरम मिलेगा? शिवा टेम्पल चिदम्बरम में, भावतारिणी मंदिर दक्षिणेश्वर में, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को तो बिल्कुल हटा दीजिए, यहां पर गोपुरम नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये आपको मिलेगा शिव मंदिर चिदम्बरम में। दक्षिण भारत के चिदम्बरम में शिवा टेम्पल शिव मंदिर में आपको गोपुरम देखने के लिए मिलेंगे। Who among the following wrote the basic text for या of वैशेषिक फिलोसॉफी? निम्नलिखित में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा था? कणाद का नाम सुना होगा आपने। सबसे पहले परमाणु का या सबसे पहले आप कह सकते हैं एटम का कॉन्सेप्ट देने वाले व्यक्ति ही कौन थे? कणाद। इन्हीं के द्वारा वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, यशो विग्रह महिचंद्र और चंद्रदेव किस वंश के सबसे पहले शासक थे? तो यशो विग्रह महिचंद्र और चंद्रदेव अभी भी पढ़ा था, गढ़वाल डायनेस्टी, ये गढ़वाल डायनेस्टी के शुरुआती शासक थे। हालांकि गढ़वाल वंश की स्थापना तो चंद्रदेव ने की थी वास्तविक तौर पर, लेकिन इसके पूर्वज दो और शासक भी थे, महिचंद्र और यशो विग्रह। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स इज द पेंटिंग नेम्ड पद्मपाणि बोधिसत्व फाउंड? निम्नलिखित में से किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नाम की पेंटिंग मिलती है? डिफिकल्ट सवाल है, मैं इसको डिफिकल्ट सवाल कहूंगा, सीएचएसएल में पूछे जाने के लिए बिल्कुल लायक नहीं है। अजंता की गुफाओं के बारे में आपने सुना होगा, अजंता की गुफाओं में केव नंबर 1 या गुफा संख्या 1 में आपको मिलेंगे पद्मपाणि बोधिसत्व की पेंटिंग्स। तो ये थे दोस्तों प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास या पूर्व मध्यकालीन इतिहास से ही संबंधित कुछ और मिसलीनियस सवाल। तो यहां पर एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। अगली सेशन में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।